अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा क्या है। प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं अल्टरनेटिव, मैंने प्रत्यावर्ती, और धारा मैंने करंट, एसी बोलते हैं, एसी अल्टरनेटिव करंट। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, एसी कहते हैं। यह एक ऐसा युक्ति है, इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है। देखिए यहाँ जीरो था, अधिक समय के अनुसार क्या हो गया, यहाँ बदल गया, जीरो से अधिक हो गया। और दिशा भी बदला, जैसा भी चल रहा था ऊपर, और दिशा हो गया नीचे में। तो परिमाण और दिशा दोनों बदलता है। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है। परिमाण देख रहे हैं, यहाँ था जीरो, हो गया अधिकतम, तो परिमाण हो गया जीरो से अधिकतम, फिर अधिकतम से जीरो, तो परिमाण भी बदला और दिशा बदला, इसे लेके जा रहा था ऊपर में है, अब घूम को गया नीचे में है। दिशा भी बदलता समय के साथ। फिर जीरो से अधिकतम, अधिकतम से जीरो, फिर जीरो से उल्टी दिशा में, जीरो से अधिकतम, अधिकतम से फिर जीरो। इसी को बोलते एक चक्कर लगता है। एक चक्कर जो लगाने में है ना, एक चक्कर हो जाता है, इसी को एक चक्कर कहते हैं। यानी प्रत्यावर्ती चक्कर लगा रहा है ना, तब प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर है यहाँ से यहाँ तक। जीरो से अधिकतम, अधिकतम से जीरो, फिर जीरो से अधिकतम, अधिकतम से जीरो, इसको प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर कहते हैं। यानी कि एक चक्र कहते हैं, साइकिल कहते हैं इसको। प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने वाला विभवांतर विद्युत वाहक बल भी प्रत्यावर्ती होता है। कारण प्रत्यावर्ती धारा जो है, इसको उत्पन्न करने वाला जो है विभवांतर, इसका जो विभवांतर होता है, यह भी विभवांतर को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। वो भी क्या है, प्रत्यावर्ती होता है, वो भी समय के साथ बदलता है। पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने वाला विभवांतर। प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने वाला विभवांतर को विद्युत वाहक बल क्या होता है, वो भी प्रत्यावर्ती होता है। समीकरण से सूत्र करेंगे इसको, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर V नॉट, V जीरो कहिए, या V नॉट साइन ओमेगा टी होता है इसका। डायरेक्शन दिखा रहा है, टाइम इधर से इधर चल रहा है, करंट इधर से इधर चल रहा है, ऐसे ऊपर तो कभी नीचे कभी ऊपर। ये लिख रहा है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। V क्या है, V विभवांतर का तात्क्षणिक मान होता है। तात्क्षणिक मान क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगा, तात्क्षणिक मान हो गया। V बराबर, यहाँ V है विभवांतर का तात्क्षणिक मान होता है, और V नॉट हो जाता है से विभवांतर का शिखर मान। यहाँ शिखर, यहाँ V नॉट, यहाँ शिखर मान। यहाँ वोल्ट कितना है, विभवांतर कितना है, यहाँ V नॉट है अधिकतम मान, है ना। V हो गया विभवांतर का तात्क्षणिक मान, और V नॉट हो गया विभवांतर का शिखर मान। ये तात्क्षणिक मान होता है, विभवांतर का ये शिखर मान होता है। प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र का समीकरण, एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, पूरा एक चक्कर हो गया। एक चक्कर का समीकरण होता है I बराबर I नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, वही रहेगा। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, तो V की जगह Y लगा देना है, अब V नॉट की जगह पर I नॉट लगाना, बाकी साइन ओमेगा टी वैसे रहेगा। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर का समीकरण है, ये विभवांतर का समीकरण हो गया, ये चक्कर का समीकरण हो गया। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। एक V था, V से विभवांतर का तात्क्षणिक मान, एक I है, तो I में धारा का तात्क्षणिक धारा है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लग गया, मतलब तात्क्षणिक जितना करंट चल गया, उसको तात्क्षणिक धारा कहते हैं। I नॉट में धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान कितना होगा, I नॉट हो गया, यहाँ से यहाँ तक धारा का शिखर मान है। I नॉट में धारा का शिखर मान, यानी अधिकतम मान निकालना होगा, तो क्या होगा, I हो गया तात्क्षणिक धारा, I नॉट हो गया धारा का शिखर मान। कैसे V का होगा, V का
विभवांतर का शिखर मान। उसी तरह आई नॉट भी धारा का शिखर मान है। चलिए, यानी कि अधिकतम मान निकालना होगा तो ओमेगा बराबर 2πf होता है, 2πf है ना। प्रत्यावर्ती धारा में अगर कहेगा अधिकतम मान निकालने के लिए तो अधिकतम मान निकालना, अधिकतम मान तो ओमेगा बराबर 2πf होता है। एफ क्या है? धारा की आवृत्ति। एफ क्या है? धारा की आवृत्ति बताएगा, आवृत्ति। एफ हो गया धारा की आवृत्ति और टी हो गया प्रारंभ से कोई क्षण है, टी में टाइम है, प्रारंभ से कोई क्षण। व्यवहार में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ही व्यक्त किया जाता है। व्यवहार में पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा जो है एसी करंट है, एसी, यही एसी जो है एसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू ही व्यक्त किया जाता है ना। इसका वैल्यू जो है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान इतना है, वर्गमूल हो गया, वर्गमूल माध्य मान ही इतना आया, काट छाट के 0.707 अपने 707 आई नॉट धारा। आई भी बराबर वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी, एसी का आई भी हो गया वर्चुअल ऑफ वैल्यू एसी, एसी का वर्चुअल वैल्यू है आई भी से हो गया वर्चुअल वैल्यू। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, बस इतना ध्यान देना है कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं एक ऐसी धारा जिसके परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता। परिमाण में यहाँ कुछ था, फिर नीचे हो गया कुछ, फिर ज़्यादा, फिर कम, जीरो से अधिकतम जीरो से अधिकतम जीरो चलता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है ना प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ जीरो से अधिकतम जीरो, फिर जीरो से अधिकतम जीरो, एक चक्कर हो गया। प्रत्यावर्ती धारा के विभवांतर यानी विद्युत वाहक बल भी कैसा होता है? प्रत्यावर्ती है तो प्रत्यावर्ती होगा। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, W बराबर 2πf। व्यवहार में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? तो वर्ग माध्य मूल मान होता है प्रत्यावर्ती धारा के, पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान ही में व्यक्त करता, तो व्यक्त करता है कितना होता है? 0.707 होता है वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान जो है 0.707 इस शिखर मान का है ना, इस शिखर मान का हम कहेंगे 0.707 गुना है, वही कह रहा। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है? 0.707 होता है। जो शिखर मान 0.707 गुना होता है। शिखर मान का क्या है? शिखर मान का 0.707 गुना होता है, यानी 0.707 को हम लोग परसेंट में बोलते हैं 70.7 होता है। पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान एक रहेगा, ये रहेगा आपको 0.707 होता है। परसेंट में बोलना होगा तो 70.7। शिखर मान एक तो ये हो जाता है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान अगर एक रहेगा तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान 0.707 होता है। 707 या 70.7% बोल सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने वाला विभवांतर होता है, तो विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ पर यह भी क्या होगा? प्रत्यावर्ती होगा। अभी तक हम लोग यहाँ पर कि प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने वाला विद्युत विभवांतर यानी विद्युत वाहक बल भी क्या होगा? प्रत्यावर्ती होता है, वही है। यानी कि इसका सूत्र होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, इसका भी सूत्र ही है, वही चीज़ें लिखल है। प्रत्यावर्ती
धारा को उत्पन्न करने वाला विभवांतर क्या होता है? तो विभवांतर भी विद्युत वाहक बल भी क्या होता है? प्रतिवर्ती होता है। प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण कितना होगा? भी विद्युत वाहक बल है भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी। भी हो गया विद्युत वाहक बल के ताक्षणिक मान और भी नॉट होगा शिखर मान। कह रहा प्रतिवर्ती धारा को पूरा चक्कर लगाएगा तो उसमें औसत मान 0 हो जाता है। पूरा चक्कर मतलब क्या? 0 से ऊपर अधिकतम 0, फिर 0 से अधिकतम से 0, इसका शून्य मान होता है। जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आएगा, तो फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस में, तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू 0 हो गया, औसत मान 0। कह रहा प्रतिवर्ती धारा को पूरा चक्कर में औसत मान कितना होता है? औसत मान 0 होता है, 0 होता है। कह रहा कैसे 0 होता है? पूरे चक्कर के औसत मान में 0 क्या होता है? 0। प्रत्यावर्ती धारा के आधा चक्कर होगा, ऊपर जाएगा तो आधा चक्कर, इसका वैल्यू होता है 0.637। क्या होता है वैल्यू? 2I0 बटा में पाई, वैल्यू आता है 0.637 I0। ऊपर हो गया आधा चक्कर में 0.637 I0, फिर नीचे ऊपर प्लस में आता है, नीचे आएगा माइनस में, ये भी 0.637 I0 होगा, तो प्लस माइनस कट के 0 हो गया। वही कह रहा प्रतिवर्ती धारा का पूरे चक्कर में औसत मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ती धारा के पहले आधा चक्कर में औसत मान है, तो औसत मान 2I0 बटा पाई बराबर 0.637 I0 होता है। फिर दूसरा आधा चक्कर में जो नीचे है माइनस में जाता है, उसका औसत मान उतना ही होता है, इतना ही 0.637 I0 होता है, कट के 0 हो गया। इसलिए I0 प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान है। I0 यहाँ का बता रहा है प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान है, ये भी इधर नीचे रहे ऊपर है शिखर मान है। इसलिए प्रतिवर्ती धारा के पूरा चक्कर में औसत मान 0 हो जाता है। ऊपर भी 0.637, नीचे भी 0.637, कट के क्या हो गया? 0। भारत में देखेगा, भारत में घर में जो एसी जाता है, घर में एसी सप्लाई होता है, घर में से उसका एसी का वैल्यू जो होता है शिखर में ऊपर शिखर में जाता है, एसी जाता है +-3, ऊपर जाएगा तो +3 शिखर में, नीचे शिखर में जाएगा तो -3 जाता है, यानी कि 50 हर्ट्ज हो गया। प्लस या माइनस रहता है तो 50 हर्ट्ज बोलते हैं। तो भारत के घरों में यानी कि देखा जाए डीसी से यह क्या होगा? अधिक खतरनाक है ये एसी। भारत के घर में सप्लाई की जाने वाली प्रतिवर्ती धारा का शिखर वोल्टेज कितना होता है? प्रतिवर्ती धारा का शिखर यहाँ है, इसका वोल्टेज कितना होता है? वोल्टेज होता है आपको +-311, +-311 है जी, 3 नहीं है, 311। ऊपर शिखर मारेगा तो +-311, नीचे रहेगा तो -311। वही कह रहा भारत के घरों में सप्लाई की जाने वाली प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान कितना होता है? शिखर मान वोल्टेज +-311, ये वोल्टेज हो गया। शिखर मान +-311, प्लस ऊपर रहेगा, 3 नीचे रहेगा, -311, +-311 वोल्टेज होता है तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। पूछेगा प्रतिवर्ती धारा का शिखर वोल्टेज कहेगा तो प्रतिवर्ती धारा का शिखर वोल्टेज कहेगा तो, और शिखर वोल्टेज तो प्रतिवर्ती हो रहेगा। आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। निर्दिष्ट धारा है डीसी के अपेक्षा समान वोल्टेज प्रतिवर्ती धारा एसी अधिक खतरनाक होता है, डीसी से अधिक खतरनाक है। यही कारण है कि 220 वोल्ट के एसी का वास्तविक मान -311 से +311 तक होता है। 220 वोल्ट के एसी लगाइएगा ना, 220 वोल्ट को एसी, तो +311 से -311 मिलेगा, यानी कि -311, नीचे माइनस रहेगा, +311, फिर -311 वोल्ट मिलता है, इतना वोल्ट हो गया।
है ना। यही कारण है कि 220 वोल्ट की एसी की वास्तविक मान कितना होता है, -311 वोल्ट से +311 वोल्ट तक होता है। जबकि 220 वोल्ट की डीसी रहेगा तो 220 वोल्ट मिलेगा, वास्तविक मान 220 वोल्ट ही रहता है। तो 220 दोनों है, एसी लग जाता है तो 220 की जगह पर सोच लीजिए 311, -311 से +311 मिला तो ज़्यादा मिल गया, तो खतरनाक हो गया। जबकि 220 वोल्ट के डीसी रहेगा तो 220 वोल्ट मिलता है, इसलिए एसी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ है प्रत्यावर्ती धारा, अमीटर। प्रत्यावर्ती धारा में देखा जाए अमीटर और वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर समांतर क्रम रहता है, अमीटर श्रेणी क्रम रहता है। वो भी एसी वाला अमीटर, एसी वाला वोल्ट मीटर, एसी वाला अमीटर, एसी वाला वोल्ट मीटर। प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र के लिए धारा का मान शून्य होता है। पूरा चक्र मतलब का यही देख लीजिए ना, पूरा चक्र मतलब का नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर नीचे, एक चक्कर का धारा का मान शून्य होता है। वही कह रहा प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र साइकिल के लिए धारा का मान शून्य होता है। अतः यदि प्रत्यावर्ती धारा किसी कोई विद्युत चुंबकीय अमीटर होना चाहिए। अमीटर कैसा होना चाहिए, कोई विद्युत चुंबकीय अमीटर हो, या तो धारामापी अमीटर हो। अमीटर माने धारामापी है। प्रत्यावर्ती धारा न है तो प्रत्यावर्ती धारा किसी विद्युत चुंबकीय अमीटर या धारामापी में प्रवाहित की जाए तो कौचे प्रत्यावर्ती धारा अगर कोई विद्युत चुंबकीय अमीटर में बहे या कोई धारा मापी अमीटर भी विद्युत धारा मापी है, कोई भी विद्युत धारा मापी में बहता है। कौन, एसी करंट अगर बहती है विद्युत चुंबकीय अमीटर में बहती है एसी करंट, या विद्युत धारा मापी में बहती है एसी करंट, तो निर्देश शून्य पर ही रहेगा। क्यों कि पूरे चक्कर में क्या होता है, धारा का मान 0 होता है। और जब धारा का मान 0 है तो कोई एसी करंट अगर रहता है इसमें एसी करंट, तो कोई अमीटर लगा दीजिएगा, इसमें कोई अमीटर लगा दीजिए, कोई धारा मापी लगा दीजिएगा, उसका मान 0 बताएगा। क्योंकि धारे का मान 0 हो गया तो अमीटर में भी मान 0 बताएगा। धारे करंट नहीं आ रहा तो अमीटर में क्या बताएगा, वो उसमें भी करंट नहीं बताएगा। वही कह रहा था यदि प्रत्यावर्ती धारा किसी विद्युत चुंबकीय वो भी विद्युत चुंबकीय अमीटर होना चाहिए। क्यों, इधर से जा रहा है करंट, अब विद्युत चुंबकीय है ये है, उसका मान 0 कर देगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा किसी विद्युत चुंबकीय अमीटर या धारामापी में बहती है तो निर्देश शून्य हो जाता है। क्योंकि करंटे का मान शून्य होता है एक चक्कर में, तो धारामापी का मान भी अमीटर में धारामापी का मान भी शून्य हो जाता है। अतः यदि प्रत्यावर्ती धारा किसी विद्युत चुंबकीय अमीटर रहे या धारामापी रहे, कैसा विद्युत चुंबकीय अमीटर होना चाहिए, विद्युत चुंबकीय धारामापी रहे, तो उसमें करंट निर्देश शून्य पर ही रहेगा। इसी कारण प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर को मापने के लिए तप्त तार अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। पूछ रहा है क्योंकि देखा जाता है तो विद्युत धारामापी या अमीटर रहता है विद्युत चुंबकीय, जबकि एक साइकिल का चक्र का धारामाप शून्य होता है, तो विद्युत चुंबकीय धारामापी में भी करंट गेला पर एसी करंट गेला पर शून्य बताता है ना। यदि प्रत्यावर्ती धारा किसी विद्युत चुंबकीय अमीटर या धारामापी में प्रवाहित की जाए तो उसका निर्देश शून्य पर ही रहेगा। अमीटर में एसी करंट शून्य बताता है। इसी कारण प्रत्यावर्ती धारा कहो या विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर को मापने के लिए
तप्त तार अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। पूछेगा परिवर्तित धारा और विभवांतर दोनों, एसी करंट और एसी वोल्टेज विभवांतर को मापने के लिए दोनों का प्रयोग तप्त तार अमीटर और तप्त तार वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रतिवर्ती धारा अमीटर के पाठ्यांक से, जब अमीटर से मापेंगे तो अमीटर के पाठ्यांक से सीधे धारा के वर्गमूल, धारा के वर्गमूल अमीटर जो अमीटर आई में धारा का वर्गमूल मान के प्राप्त होता है अमीटर। तो वही कहा, प्रतिवर्ती धारा अमीटर का पाठ्यांक से सीधे धारा के वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त होता है। अमीटर में धारा प्राप्त होता है वो धारा के वर्गमूल के बराबर है। इसी प्रकार प्रतिवर्ती वोल्ट मीटर रहेगा, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक से सीधे वोल्टेज का वर्गमूल माध्य मूल मान का प्राप्त करता है ना। वोल्टेज प्राप्त होता है भी है ना, वोल्टेज प्राप्त होता है वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर प्राप्त होता है वोल्टेज का वर्गमूल के बराबर। इसलिए एसी करंट को मापने के लिए अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर धारा के वर्गमूल के बराबर प्राप्त होता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज के वर्गमूल के बराबर प्राप्त होता है। कुछ नहीं देखिए, प्रतिवर्ती धारा अमीटर वोल्ट मीटर क्या है। प्रतिवर्ती धारा पूरे चक्कर साइकिल के लिए धारा का मान शून्य हो जाता है। जब शून्य हो जाता है पूरे चक्कर के लिए धारा का मान शून्य हो जाता है तो प्रतिवर्ती धारा एसी जो करंट है विद्युत चुम्बकीय अमीटर है या विद्युत चुम्बकीय धारा मापी में इसका मान भी प्रतिवर्ती धारा के मान में भी जब पूरे साइकिल में चक्कर में शून्य तो अमीटर में भी शून्य बताता है। अतः यदि प्रतिवर्ती धारा किसी विद्युत चुम्बकीय अमीटर या धारा मापी में प्रवाहित की जाती है तो उसका निर्देश शून्य हो जाती है, शून्य ही रहेगा। इसी कारण प्रतिवर्ती धारा और विभवांतर को मापने के लिए तप्त तार अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। प्रतिवर्ती धारा अमीटर के पाठ्यांक जो होता है अमीटर का पाठ्यांक धारा के वर्गमूल के माध्य और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक वोल्टेज के वर्गमूल के पाठ्यांक के बराबर होती है। वाटहीन धारा देखिए एसी करंट है, एसी करंट जा रही है, ठीक ना। एसी करंट जा रही है, इसमें 100 जूल ऊर्जा लेकर जा रही है, मान लेते हैं 100 जूल ऊर्जा और 100 जूल यहाँ प्राप्त हुआ, यानी कि ऊर्जा में बीच में कहीं खर्च नहीं हुआ, व्यय नहीं हुआ। ऐसी धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन धारा एसी में चलती है, एसी वाला करंट में। एसी में अगर 100 है और 100 लेके एसी करंट लेके जा रही है और यहाँ नापे तो 100 ऊर्जा मिला, यानी बीच में कहीं ऊर्जा कमी नहीं हुआ, खर्च नहीं हुआ। तो ऐसी धारा को ऐसी करंट धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन धारा यानी कि ऊर्जा नहीं हुआ खर्च, इसका मतलब कि इस बीच में प्रतिरोध इसमें कोई छेड़खानी नहीं किया, यानी कि प्रतिरोध का मान शून्य होगा। इसमें ऐसा कभी होगा तो चांदी में ज़्यादा होना चाहिए। देखिए जब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा का व्यय किए प्राप्त होता है, इसमें कोई ऊर्जा का व्यय नहीं प्राप्त होता, ऊर्जा का व्यय नहीं होता, तो ऐसी धारा को वाटहीन धारा कहता है। ऐसी धारा तभी प्राप्त होगी जब परिपथ में ओमीय प्रतिरोध का मान शून्य होना चाहिए। प्रतिपथ में क्या होना चाहिए, ओमीय प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा तो वाटहीन धारा कहते हैं। तो वाटहीन धारा में क्या होता है, ओमीय प्रतिरोध का मान शून्य होता है। ओमीय प्रतिरोध का मान शून्य होता है, इसमें ऊर्जा जब भी जाती है तो ऊर्जा के खर्च नहीं होता, और जब खर्च नहीं होता तो ऐसी धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। तो ऊर्जा खर्च नहीं होता है, ओमीय प्रतिरोध का मान 0 होता है, वाटहीन धारा। डीसी की तुलना देखते हैं एसी से करते हैं, एसी के दोष देखते हैं। प्रतिवर्ती धारा एसी का निम्न दोष है। कह रहा ना, प्रतिवर्ती धारा के द्वारा विद्युत अपघटन नहीं होता, विद्युत का अपघटन नहीं होता। जैसे संचायक सेल में क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। अब विद्युत अपघटन होता है तो संचायक सेल में विद्युत अपघटन होता है, जबकि एसी कहता है कि विद्युत अपघटन नहीं होता है, यानी कि संचायक सेल में एसी नहीं लगता है, डीसी रहता है।
जब एसी प्रतिरोध धारा के द्वारा यानी एसी के द्वारा विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता। जब इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है इसलिए बड़ा बड़ा एल्युमिनियम कारखाना रहता है, अन्य कारखाना में भी इसमें विद्युत का अपघटन किया जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघटन होगा तब ना कोई है ना सल्फ्यूरिक अम्ल से टूटेगा। तो बड़ा बड़ा एल्युमिनियम का कारखाना या कोई भी कारखाना रखा उसमें विद्युत अपघटन होता है। जब होता है तो एक का मतलब कि एसी इसमें प्रयोग नहीं होता। क्यों? कि एल्युमिनियम कारखाना में अन्य कारखाना में विद्युत का अपघटन होता है और जब एसी लगाएगा तो एसी का विद्युत अपघटन होबे नहीं करता है। इसलिए एल्युमिनियम कारखाना अन्य कारखाना में डीसी का प्रयोग करते हैं। कलई करने के बाद रही बात इलेक्ट्रोप्लाटिंग। कलई करने के लिए भी आपको एसी करंट की जरूरत नहीं होता, क्योंकि डीसी कलई करने का मतलब क्या, विद्युत अपघटन होगा तो जिंक वाला परत मान ले कि विद्युत अपघटन होगा तो जिंक ZnCl रहेगा। तो जिंक का कलई करना चाहते हैं, किसका? जिंक का अगर कलई करना चाहते हैं, Zn लिखल है, तो इसमें विद्युत अपघटन होगा तो जिंक टूट जाएगा, टूट करके लोहा पर चांदी पर कुछ पर कलई कर सकते हैं। तो टूटेगा कब? जब विद्युत अपघटन होगा तब, जबकि एसी में करा विद्युत अपघटन होबे नहीं करेगा। अगर कलई करने में एसी का प्रयोग करेंगे तो विद्युत अपघटन होबे नहीं करेगा। इसलिए विद्युत अपघटन करने के लिए डीसी का प्रयोग करते हैं। कलई करने में भी डीसी का प्रयोग होता है। प्रतिरोध धारा को दीर्घ धारा के समान संचायक सेल में संचित नहीं कर सकते हैं। डीसी को संचित करके रख सकते हैं। जैसे बैटरी में घड़ी वाला बैटरी देख लीजिए, टॉर्च वाला बैटरी, तो डीसी होता है, क्योंकि डीसी में हम लोग करंट को, धारा को एक जगह जबर कर सकते हैं, एसी को नहीं। इसलिए बैटरी में एसी का प्रयोग नहीं होता कि बैटरी एसी का संचयन जबर नहीं कर सकते हैं। विद्युत चुंबक में केवल दीर्घ धारा का प्रयोग किया जाता है। चाहे विद्युत चुंबक रहे, इसमें भी केवल डीसी का प्रयोग करते हैं। क्यों? कि विद्युत चुंबक अस्थायी नहीं अस्थायी है ना। विद्युत चुंबक का है संचायक सेल हो गया कलई करने में, अन्य एल्युमिनियम कारखाना, कोई भी कारखाना, संचायक सेल कलई करने में संचायक सेल विद्युत चुंबक डीसी का प्रयोग। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने जो बात है, चौक कुंडली। कोई धारा है ना, एसी वाला धारा बहती है, जहाँ एसी वाला धारा बहती है वहीं पर चौक कुंडली लगता है। कुंडली बने कॉइल तार, CHO के कॉइल, चौक कुंडली। एसी वाला करंट जब बहती है, इसी की धारा को, करंट को कम करने के लिए चौक कुंडली का प्रयोग करते हैं। और सवाल उठ रहा है कि चौक कुंडली का ये प्रयोग क्यों करते हैं? धारा को कम करने के लिए। धारा को कम करने के लिए प्रतिरोध का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। तो सुनिए, चौक कुंडली पहले सुन लीजिए कि धारा के प्रबलता को कम करने में किया जाता है। एसी वाला धारा को प्रबलता है, उसके कम करने के लिए चौक कुंडली का प्रयोग करते हैं। विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा, कौन सा धारा? प्रतिवर्ती धारा की जो प्रबलता होता है, इस प्रबलता को कम करने वाले कुंडली जो होता है उसको चौक कुंडली कहता है। मैंने एसी धारा की प्रबलता को कम करता है चौक कुंडली। प्रतिरोध की सहायता से भी धारा घटाने में काम आता है। इसमें प्रतिरोध बढ़ा दीजिए तो धारा घट जाएगा। चौक कुंडली का प्रयोग तो करवे करते हैं। धारा जब प्रतिरोध की सहायता से धारा घटाते हैं तो विद्युत ऊर्जा का अपव्यय ऊर्जा के सृजन के रूप में होता है। विद्युत ऊर्जा जो जाती है इसमें करंट, धारा प्रतिरोध के द्वारा धारा घटाएंगे तो ऊष्मा ऊर्जा में निकल जाएगा। ऊष्मा ऊर्जा मतलब कि हाथ रखेगा मरकरी पर तो जलने लगेगा, तो ऊष्मा ऊर्जा के सृजन के रूप में हो जाता है। जो ऊष्मा ऊर्जा के सृजन के रूप में होता है तो गर्मी होगा और प्रकाश कम देगा। जबकि चौक कुंडली की सहायता से धारा घटाते हैं तो ऊर्जा का अपव्यय बहुत कम होता है, ऊर्जा नहीं निकलता है ना, नहीं होता निकलता तो प्रकाश ज़्यादा निकलता है, इसलिए मरकरी ज़्यादा प्रकाश देता है। जबकि प्रतिरोध की सहायता से धारा घटाएंगे तो विद्युत ऊर्जा जो जा रही है 100 निकलेगा 80% उसमें, हाथ रखिएगा तो जल जाएगा। जैसे घर वाला शीशा वाला बॉल देख ही रहे हैं।
है ना, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, लहरा देता है, लाल कर देता है, तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, अधिक ऊष्मा ऊर्जा में बदल देगा। इसके कारण प्रकाश कम, ऊष्मा ज़्यादा देगा। जबकि हम लोग चौक कुंडली की सहायता से अगर धारा घटाते हैं तो ये भी विद्युत ऊर्जा को बहुत कम ऊर्जा में बदलेगा, लेकिन बहुत कम बदलेगा, इसलिए प्रकाश ज़्यादा देगा। अल्प आवृत्ति की, अल्प ने कम, जिसकी आवृत्ति कम रहेगा, यहाँ से सवाल बनता है, जिसकी आवृत्ति, जिस प्रतिधारा की आवृत्ति प्रतिधारा के साथ व्यवहार में लाया गया चौक कुंडली का क्रोड नर्म लोहे का रहता है। कम आवृत्ति वाला एसी का चौक कुंडली जो रहता है उसका नर्म लोहे चुंबक का बना होता है। नर्म लोहे माने कि चुंबकीय। अगर अधिक आवृत्ति के प्रतिधारा के साथ व्यवहार में लाया गया चौक कुंडली का क्रोड कोर लोहे का बना होता है। मतलब कम आवृत्ति की धारा रहेगा, कम आवृत्ति धारा वाला जो चौक कुंडली रहता है, वैसा चौक कुंडली जिसकी आवृत्ति की धारा कम रहता है, आवृत्ति की धारा कम रहेगा, वैसा चौक कुंडली को कहते हैं नर्म लोहे चुंबकीय का क्रोड बना रहता है। जिस आवृत्ति कम वाला धारा के चौक कुंडली का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है, यानी चुंबकीय बना होता है। अधिक आवृत्ति के धारा जो रहता है, अधिक आवृत्ति की धारा वाला चौक कुंडली रहता है, उसका क्रोड लोहे का बना रहता है, लोहा का, है ना। क्यों? अधिक आवृत्ति है तो धारा चाहिए कम, तो यानी लोहा का बना दीजिए, और लोहा का बनाइएगा तो ऊष्मा ज़्यादा निकलेगा। कम आवृत्ति का रहेगा तो धारा भी कम निकलेगा, धारा ज़्यादा निकलेगा, है ना। उसमें चुंबकीय नर्म लोहे चुंबक का बना रहता है। वही कहा, कम आवृत्ति के प्रतिधारा के साथ व्यवहार में लाया गया चौक कुंडली का क्रोड जो होता है नर्म लोहे चुंबक का बना होता है। अधिक आवृत्ति की प्रतिधारा के साथ व्यवहार में लाया गया चौक कुंडली का क्रोड लोहे का बना, तो लोहा का। चौक कुंडली के शक्ति गुणांक, चौक कुंडली के शक्ति गुणांक देखना चाहते हैं। कोस फाई बराबर R का स्क्वायर जोड़ L का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, R का स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर का वर्गमूल। R क्या है? प्रतिरोध है परिपथ का। L क्या है? L हो गया परिपथ का प्रेरकत्व, L क्या है? प्रेरकत्व है परिपथ का। ओमेगा का है धारा का कोणीय आवृत्ति धारा का। क्या कहते हैं? चौक कुंडली एसी धारा के प्रबलता को कम करता है। चौक कुंडली से ही क्यों लगाया जाता है? धारा को कम करने के लिए। चौक कुंडली से धारा, है ना, कि प्रबलता को कम करता है, धारा को प्रबलता कम करता है, ताकि धारा धीरे धीरे बहे तो चौक कुंडली भी आम समय के अनुसार मरकरी बढ़ता रहे। अगर प्रतिरोध लगाएगा तो ज़्यादा गर्म होगा, तो उसमें ज़्यादा बदल जाएगा, प्रकाश कम देगा, है ना। इसलिए चौक कुंडली का प्रयोग करते हैं। आवृत्ति कम रहेगा चौक कुंडली के तो नर्म लोहे का चुंबकीय का क्रोड बना रहता है। अधिक आवृत्ति वाला जो रहता है चौक कुंडली, उसका लोहे का क्रोड बना रहता है, कोड। चौक कुंडली का गुणांक कोस फाई बराबर R/√R के स्क्वायर जोड़ L का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। R परिपथ का प्रतिरोध है, L परिपथ का प्रेरकत्व है, L से प्रेरकत्व है, ओमेगा से धारा का कोणीय आवृत्ति, ये जो L परिपथ का प्रेरकत्व है, अगर ये परिपथ जो है नर्म लोहे का रहेगा परिपथ तार, तो उसका प्रेरकत्व नर्म लोहे का अगर परिपथ रहेगा तो प्रेरकत्व और अधिक होगा। यानी कि नर्म लोहे से बने कुंडली का प्रेरकत्व,
कुंडली समझना है, नर्म लोहे का बना रहेगा तो इसका प्रकट और बढ़ेगा। तो नर्म लोहे से बने कुंडली का प्रकट एल जो होता है, एल बने प्रकट काफी अधिक होता है। पूछेगा प्रकट कब अधिक होगा, जब नर्म लोहे का रहेगा कुंडली तब। और आवृत्ति बहुत कम हो भी, और आवृत्ति कम रहेगा तो आवृत्ति ओमेगा धारा के कोणीय आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति धारा के, तो आवृत्ति ओमेगा कम होने पर भी है ना प्रकट इसका मन का प्रकट एल का प्रतिघात एल ओमेगा का मान अधिक होता है। नर्म लोहे का भी रहेगा तो प्रकट अधिक होगा, आवृत्ति कम भी रहेगा है ना। कुंडली का अगर नर्म लोहा रहेगा तो प्रकट अधिक रहेगा, यही कुंडली का आवृत्ति कम रहेगा, आवृत्ति कम रहेगा तो प्रतिघात माने एल ओमेगा का मान भी अधिक होगा। ई कम रहेगा, आवृत्ति ओमेगा कम रहेगा तो प्रतिघात माने एल ओमेगा का मान अधिक हो जाएगा। कह रहा है नर्म लोहे से बना रहेगा कुंडली तो प्रकट तो एल अधिक होगा, नर्म रहेगा तब तो कुंडली अगर लोहा का बनल है तो प्रकट अधिक रहेगा। यही कुंडली अगर लोहा का है, नर्म लोहे का रहेगा तब प्रकट अधिक रहेगा। यही कुंडली अगर लोहा से बन जाए तो कैसे, कुंडली अगर नर्म लोहा का है तो प्रकट अधिक, यही कुंडली अगर लोहा का बनल है नर्म लोहा का नहीं तो प्रकट कम जाएगा, प्रकट कम जाएगा प्रकट। नर्म कुंडली अगर नर्म लोहा का है तो प्रकट अधिक, लोहा का रहेगा तो प्रकट कम। नर्म लोहे के कुंडली रहता है तो आवृत्ति कम होता है, आवृत्ति कम होता है, आवृत्ति कम रहेगा तो प्रतिघात अधिक होगा। तो लोहा का रहेगा तो आवृत्ति अधिक हो जाएगा, आवृत्ति अधिक हो जाएगा लेकिन प्रतिघात भी अधिक हो जाएगा। आवृत्ति 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 कम, नर्म कुंडली अगर नर्म लोहा का था तो आवृत्ति कम तो प्रतिघात ज़्यादा है। और यह अगर लोहा का रहेगा तो इसका आवृत्ति भी अधिक होगा, नर्म नहीं लोहा का खाली, लोहा का रहेगा तो आवृत्ति अधिक तो प्रतिघात भी अधिक, दोनों अधिक हो जाता है, काफी अधिक, अधिकों से अधिक। एल ओमेगा काफी अधिक होता है। चौक कुंडली का प्रयोग घर के ट्यूब लाइट, रेडियो, पुरानी लैंप आदि में किया जाता है। ट्यूब देखे ना, घर के ट्यूब, उसमें भी ट्यूब लाइट, रेडियो और प्रणाली लैंप में किया जाता है चौक कुंडली का प्रयोग। खाली वो याद कीजिए ना, कुंडली अगर नर्म लोहा का रहेगा तो प्रकट अधिक और लोहा का रहेगा तो प्रकट कम। कुंडली अगर नर्म लोहा का रहेगा तो आवृत्ति कम, लोहा का रहेगा तो आवृत्ति अधिक। ये वो याद कीजिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कुंडली अगर नर्म लोहा का रहेगा तो प्रतिघात अधिक, लेकिन इसका प्रतिघात सबसे अधिक हो जाता है, कमता नहीं अधिक होता है। ये याद कीजिए, कुंडली अगर नर्म लोहा का रहेगा तो प्रकट अधिक तो ओमेगा आवृत्ति भी कम, प्रकट अधिक तो प्रतिघात प से प्रकट अधिक, प से प्रतिघात भी अधिक। नर्म लोहे का तो आवृत्ति कम होती है, इतना याद कीजिए। दूसरा अपना अपना काम उल्टा बोल दीजिएगा। चौक कुंडली का प्रयोग कहाँ प्रयोग करते हैं, तो घर के ट्यूब लाइट में, रेडियो में पारानली लैंप में होता है, पारानली लैंप में। देखिए ट्रांसफर है, क्या है ट्रांसफर अनियोने प्रेरणा सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफर किस सिद्धांत पर, अनियोने प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है।
और नहीं तो विद्युत वाहक बल विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा इसलिए कहते हैं, इसमें विद्युत ट्रांसफार्मर विद्युत सही करंट आता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा नहीं तो फिर अन्योन्य प्रेरणा, ऐसे मेन रूम से होता है अन्योन्य प्रेरणा सिद्धांत। ट्रांसफर एक ऐसा उपकरण है ट्रांसफर जिससे बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा माने एसी के विद्युत वाहक बल को अधिक कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया सकता है, घटाया जा सकता है। जो ट्रांसफर है ना, ट्रांसफर ये इसमें विद्युत शक्ति का नष्ट नहीं होता है। अब विद्युत शक्ति का नष्ट भी नहीं होता है, लेकिन एसी लिखा है, एसी का विद्युत वाहक बल बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। वही कह रहा ट्रांसफर जो ट्रांसफर बिना विद्युत शक्ति को विद्युत शक्ति का नष्ट भी नहीं करेंगे, नष्ट नहीं होता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। विद्युत शक्ति का नष्ट नहीं करेंगे, फिर भी विद्युत शक्ति का नष्ट नहीं करता है ट्रांसफर। अब एसी के यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाता है, घटाता है, घटाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत या अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। एक परतदार नर्म लोहे के आयताकार क्रोड पर आमने सामने दो कुंडली लपेटकर ट्रांसफर बनाया जाता है। एक परतदार प्लेट रहता है, कैसा रहता है परतदार, और भी आयताकार रहता है, ठीक ना, आयताकार है। एक आयताकार यानी कि परतदार नर्म लोहा रहता है, एक परतदार नर्म लोहा यानी कि ट्रांसफर नर्म लोहे का बना था। कैसा परतदार नर्म लोहे के आयताकार क्रोड रहता है, परतदार है, आयताकार भी है, इस पर नर्म लोहा है, क्या है नर्म लोहा की आयताकार क्रोड रहता है। परतदार नर्म लोहे की आयताकार क्रोड पर आमने सामने दो कुंडलियों लपेट कर, दो कुंडली, एगो इधर कुंडली एगो इधर कुंडली, दोनों कुंडली लपेट करके ट्रांसफर बना दिया जाता है। एसी स्रोत से जुड़ने वाले कुंडली को प्राथमिक कुंडली, एसी इधर है, इधर एसी लिखा है, एसी से जो जुड़ता है उसको प्राथमिक कुंडली, इसलिए प्राथमिक 1 लिखते हैं, प्राथमिक कुंडली है। बाह्य परिपथ मतलब कि बाह्य परिपथ से जुड़ने वाला, बाह्य परिपथ से जुड़ने वाला को द्वितीय कुंडली। तो कहा बाह्य परिपथ से जुड़ने वाले कुंडली को द्वितीय कुंडली सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। यदि ट्रांसफर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में तारों के फेरों की संख्या क्रमशः NP NS है। मान लेते हैं कि प्राथमिक ट्रांसफर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NS और दूसरी फेरों की संख्या NP है। ये फेरों की संख्या है, इसे ना लपेट रहे हैं। मान लेते फेरों की संख्या NP है, एक क्रम NS है, तो वही कह रहा कहाँ से है जी। यदि ट्रांसफर के प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में तार लपेटल है, क्या तार लपेटल है, तो तार के फेरों की संख्या क्रमशः मान लेते हैं कि NP है, एक में NP है, तो एक में NS है, NP है, NS है। NP फेरा की संख्या है, NS फेरों की संख्या है, तथा इन कुंडलियों को सिरों पर विभवांतर VP VS हो। सिरा मतलब क्या है, इधर से आ रहा है तो VP मान लेते हैं, क्या है इधर से निकल रहा है बाहरी तो VS मान लेते हैं, VP। यदि ट्रांसफर के प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में तारों के फेरों की संख्या क्रमशः NP NS हो तथा इन कुंडलियों के सिरों पर VP और VS विभवांतर कहना है, VP VS है। तो आदर्श ट्रांसफर के लिए, आदर्श मैंने सबसे अच्छा ट्रांसफर के लिए
वी एस बटा वी पी लिखेंगे, यानी कि वी एस बटा वी पी, यानी कि एन एस बटा एन पी। एस मैंने सेकेंडरी, दूसरा एन मैंने N2 बटा में N1, V2 बटा V1 लिखो। N2 के जगह पर सेकेंडरी लिख सकते हैं, 1 के जगह प्राथमिक लिख सकते हैं। प्राथमिक मैंने प्रथम, P मैंने प्राथमिक, प्रथम लिखिए या ऐसे शॉर्ट में लिखिए 1, सेकेंडरी लिखिए या 2 लिखिए। VS बटा VP, NS बटा में NP बराबर R होता है। या N2 बटा N1, V2 बटा V1, I1 बटा में I2, धारा पलट जाता है, धारा पलटता है I1 बटा I2। या ऐसे बोल सकते VS बटा V1 VP, VS बटा में VP मैंने प्रथम, दूसरा बटा में प्रथम, दूसरा बटा प्रथम बराबर R होता है। VS बटा VP बराबर VS बटा में NP, यह सेकेंडरी और P प्राथमिक है, बराबर R होता है। बराबर I1 बटा में I2, यह बराबर R को परिणमन निष्पातियाँ कहते हैं। VS बटा में VP बराबर VS NS बटा में NP बराबर R। इसी R को परिणमन निष्पाति कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं इसको। जब NS बड़ा होगा NP से, तो NS बड़ा हो जाएगा NP से, तो जाहिर से कटेगा, बड़ा तो 1 से ज़्यादा कटेगा, यानी कि R का वैल्यू 1 होगा। जब R का वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगा, NS बड़ा हो जाएगा NP से, तो जाहिर से R का वैल्यू भी 1 से अधिक होगा, यानी कि R का वैल्यू जब 1 से अधिक होगा तो VS भी बड़ा होगा VP से। NS बड़ा है VP NP से, तो VS भी बड़ा होगा VP से, है ना। और R का वैल्यू भी होगा 1 से अधिक, तो उस स्थिति में R बड़ा होगा 1 से, VS बड़ा होगा VP से, NS बड़ा होगा NP से। तो अतः ऐसे ट्रांसफर को ऊंचाई ट्रांसफर, सेटअप ट्रांसफर कहते हैं, यानी कि ऊंचाई ट्रांसफर कहते हैं। कब VS बड़ा होगा VP से, NS बड़ा होगा NP से, R का वैल्यू भी आएगा 1 से अधिक, यानी R का मान भी 1 से अधिक होगा। जब तीनों R S VS तीनों बड़ा हो जाएगा, R नीचे 1 छिपल है, R 1 से बड़ा होगा, तब NS बड़ा होगा VP से NP से, NS बड़ा होगा NP से, तब VS बड़ा होना चाहिए नीचे वाला से VP से, तब उस समय वैसा ट्रांसफर को ऊंचाई ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, R का मान 1 से अधिक होना चाहिए, NS के मान VS के मान नीचे वाला NP से VP से मान अधिक होना चाहिए, तो ऊंचाई ट्रांसफर। लेकिन R का मान अगर 1 से कम हो जाएगा तो N यानी कि 1 बड़ा हो जाएगा R से, NP बड़ा हो जाएगा NS से, VP बड़ा हो जाएगा VS से, या नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, तो उसे ऐसे ट्रांसफर को अपचाई ट्रांसफर कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपर वाला बड़ा होगा R बड़ा 1 से, S बड़ा NS बड़ा NP से, VS बड़ा VP से, तो ऊंचाई ट्रांसफर। और नीचे वाला बड़ा होगा 1 बड़ा होगा NP बड़ा VP बड़ा हो जाएगा, यानी कि V1 N1 बड़ा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं अपचाई ट्रांसफर। ट्रांसफर की जो क्षमता होता है, कोई भी ट्रांसफर है उसकी क्षमता हमेशा VA वोल्ट एम्पियर अर्थात वोल्ट एम्पियर, या ऐसे ट्रांसफर की क्षमता VA में मापते हैं। इससे बड़ा जो रहता है अन्य बड़े मात्रक VA के पहले किलो लगा दो, किलो वोल्ट मीटर, एम्पियर है, किलो वोल्ट एम्पियर कहते हैं। या बड़ा मात्रक MVA अर्थात मेगा वोल्ट एम्पियर। पूछा ट्रांसफर की क्षमता वोल्ट एम्पियर VA, या KVA किलो वोल्ट एम्पियर KVA, या MVA मेगा वोल्ट एम्पियर MVA कहते हैं। इसका ट्रांसफर की क्षमता इसी में मापते हैं, VA में, KVA में या MVA में मापते हैं। तो क्या कहते हैं ट्रांसफर, अन्योन्य प्रेरणा, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफर में क्या होता है ना, विद्युत शक्ति नष्ट नहीं होता है, फिर भी AC का विद्युतवाहक बल
कम या बेसी हो सकता है। ट्रांसफर कम क्या है, विद्युत बल प्रतिरोध धारा यानी कि एसी के विद्युत बल जो है उसको कम या बेसी करता है। परतदार नर्म लोहे आयताकार रॉड का बना रहता है। इसमें दो कुंडली लपेट कर ट्रांसफर बना जाता है। दो कुंडली लपेटल है और ट्रांसफर बनाता है। स्रोत से जोड़ने वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली, एसी स्रोत से, एसी से जो जुड़ता है, इधर एसी लिखा है, एसी उसे प्राथमिक कुंडली, और जब बाहरी परिपथ से जुड़ता है उसको द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली जो है इसमें फेरा की संख्या है। मान लें कि फेरों की संख्या एनपी है ना, फेरों की संख्या एनपी है। एकांक फेरों की संख्या एनएस है, एनएस है, नंबर ऑफ फेरों की संख्या एनएस। एनपी है तो एकांक विभवांतर वीपी मान लेते, वीपी है, एनपी के विभवांतर वीपी। अब एनएस के फेरों की संख्या, कुंडली फेरों की संख्या एनएस है, इसका विभवांतर भीस मान लेते हैं, भीस है। तो प्रथम बटा में, दूसरी बटा में प्रथम, सेकेंडरी बटा में पीवी, वीएस बटा वीपी, वीएस बटा में वीपी, एनएस बटा में एनपी, मतलब दूसरा बटा में प्रथम, पी से प्राथमिक, ए से सेकेंडरी, बराबर आर। ऊपर दोनों से बड़ा होगा, आर एक से बड़ा होगा, एनएस नीचे वाला एनपी से बड़ा, एस वीएस बड़ा हो जाएगा वीपी से, मतलब ऊपर वाला बड़ा होगा तो ऊंचाई ट्रांसफर, और नीचे वाला बड़ा हो जाएगा तो अपचाई ट्रांसफर कहते हैं। ट्रांसफर को हम लोग VA के VA MVA में मापते हैं। ट्रांसफर की क्षमता को मापते हैं, ट्रांसफर की क्षमता के VA के VA MVA में मापते हैं। ट्रांसफर केवल और केवल एसी धारा के लिए प्रयुक्त होता है, किसी के लिए नहीं। एसी धारा को प्रयुक्त होता है, इसके एसी धारा को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, कौन, ट्रांसफर। ट्रांसफर जो है एसी के वैल्यू को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, इसलिए ट्रांसफर केवल और केवल प्राकृतिक धारा एसी के लिए प्रयुक्त होता है ट्रांसफर, और किसी के लिए प्रयोग नहीं होता ट्रांसफर। नर्म लोहे का बना रहता है ट्रांसफर। डायनेमो या एसी जनरेटर, डायनेमो कहो या एसी जनरेटर कहो। डायनेमो एसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को लेता है, यांत्रिक मैंने बाहर से लेता है और विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जनरेटर एसी न है, इसलिए एसी पर देख रहे हैं कुंडली है, ये दोनों कुंडली के बीच में एक कुंडली के, दोनों कुंडली के बीच में चुंबकीय क्षेत्र घुमाते हैं, इसको क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र है। इधर जनरेटर लगल है, इधर घुमाता है, ये घूमता है पंखी, तो ये भी घूमता है। जितना ज़्यादा कटेगा चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र जितना कटेगा उतना ही कुंडली को में करंट जाएगा। यह से जनरेटर में से एसी निकलता है और डीसी एसी से निकलता है, एसी निकलता है, एसी से फिर डीसी में कन्वर्ट होता है। तो क्या कहते हैं हम लोग, डायनेमो या एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा लेता है, अब विद्युत ऊर्जा में दे देता है, जो हम लोग विद्युत से ऊर्जा से करंट लाइन में बांटते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। हालांकि ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर अन्योन्य प्रेरणा और विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा दोनों पर में से कोई, तभी ऐसी है, इसलिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है जनरेटर। जब तारों को एक कुंडली को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तारों के जो कुंडली है और चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, तार को घुमाइए या कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र को घुमाइए। जब तारों को एक कुंडली को अस्थायी, तारों की कुंडली है एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, तो तारों की एक कुंडली को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। जब यह चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, कौन, कुंडली, कुंडली घूमे या चुंबकीय क्षेत्र घूमे, चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि चुंबक घूमे, जितने एरिया तक चुंबक का काम करता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इससे क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तारों के कुंडली को अस्थायी चुंबक, कैसा अस्थायी चुंबक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अस्थायी चुंबक
क्षेत्र में घुमाते हैं, चुंबक क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह बाह्य परिपथ में एसी भेजता है। बाह्य परिपथ में कहा जाता है एसी आता है। एसी जनरेटर के सर्पिली वलय स्लिप रिंग सर्पिली वलय के स्थान पर विभक्त वलय प्रयुक्त किया जाता है। जहाँ सर्पिली वलय रहता ना है, सर्पिली वलय का हटा करके विभक्त वलय प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसी जनरेटर जब सर्पिली वलय हटा दिया जाता है तो विभक्त वलय आ जाता है। तो यही क्या करता है विभक्त वलय है ना, एसी जनरेटर को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी जनरेटर डीसी जनरेटर में बदला जाता है। यह बाह्य परिपथ में डिश धारा बहती है। बाह्य परिपथ में डिश जाता है, डीसी जाती है। तो पूछ नहीं डायनामो एसी जनरेटर क्या है, यह कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। तो विद्युत ऊर्जा में जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के साथ काम करता है। अस्थायी चुंबक क्षेत्र घूमता है। तारों की एक कुंडली रहता है। तारों की एक कुंडली है जो अस्थायी चुंबक है, बीच में लगा। अस्थायी चुंबक के बीच में तारों की कुंडली घूमे या चुंबकीय चुंबक घूमे। चुंबक का जैन जितना एरिया काम करता है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तारों की कुंडली को अस्थायी चुंबक में घुमाया जाता है। किसको कुंडली को घुमाते हैं अस्थायी चुंबक क्षेत्र में, तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इसमें कहा था प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। जो एसी निकलता है डीसी में जाता है। सर्पिली वलय के जगह पर विभक्त वलय का प्रयोग करते हैं, इसलिए एसी से डीसी बनता है। माइक्रोफोन याद कर लेना। माइक्रोफोन है ना, माइक्रोफोन कैसे काम है, डायनामो कहिए या एसी जनरेटर कहिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ध्वनि लेता है अब विद्युत में कन्वर्ट कर देता है माइक्रोफोन। इसकी सहायता से ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। माइक्रोफोन से क्या करता है, ध्वनि लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान भेज देते हैं माइक्रोफोन द्वारा, ध्वनि को भेजते हैं। माइक्रोफोन का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है, यानी कि ट्रांसफर भी देख रहे हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। डायनामो कहिए, एसी जनरेटर कहिए या माइक्रोफोन कहिए, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें धातु के 2 प्लेट लगा रहता है और कार्बन के दाने दूसरी प्लेट गतिशील रहता है। इन प्लेटों में एक प्लेट स्थिर रहता है। मतलब धातु के 2 प्लेट है, दोनों धातु के प्लेट है, दोनों धातु के बीच में कार्बन लगा रहता है। इसमें धातु के 2 प्लेट के मध्य कार्बन के दाने रखे होते हैं। धातु के दोनों प्लेट के बीच में कार्बन का दाना लगा रहता है। दोनों धातु का प्लेट है, दोनों के बीच में कार्बन लगा रहता है और ये डायफ्राम है। डायफ्राम से सटा हुआ दोनों धातु के प्लेट के बीच में कार्बन और दोनों जो प्रक्रिया हो गया सब डायफ्राम के अंदर रहता है। ये जो देख रहे हैं कुंडली से सटा रहता है डायफ्राम। फिर चुंबकीय क्षेत्र रहता है। चलिए देखते हैं, पढ़िएगा तो पता चलेगा। धातु के 2 प्लेटों के मध्य कार्बन के दाने रहता है। धातु के दोनों प्लेटों के बीच में कार्बन का दाना रहता है। इन प्लेटों में एक प्लेट स्थिर रहता है, एक प्लेट स्थिर रहता है, स्थिर है, ये घूमता है एक दूसरा। दूसरी प्लेट गतिशील होता है, इसे डायफ्राम कहते हैं। दूसरी प्लेट का होता है गतिशील होता है, इसे डायफ्राम कहते हैं। पूरा हो गया डायफ्राम, एक प्लेट स्थिर दूसरा घूमता है, इसको पूरा को डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम DIPHRAM डायफ्राम कहते हैं। जब कोई वक्ता बोलता है तो डायफ्राम कंपन करने लगता है। जब कोई वक्ता बोलेगा ना तो डायफ्राम हिलने लगता है। डायफ्राम हिलने में कंपन करने लगता है, डायफ्राम कंपन करने लगता है। डायफ्राम के साथ एक कुंडली जुड़ी रहता है। डायफ्राम के साथ एक कुंडली देख रहे हैं, कुंडली है, जुड़ा रहता है।
जो एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी रहती है। कुंडली जी कहाँ रखल है? चुंबकीय क्षेत्र। ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है कुंडली। इस कारण डायफ्राम के साथ कंपन करने लगती है। इस कारण इसमें देखिए डायफ्राम हिलेगा तो कुंडली भी हिलेगा, कुंडली हिलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र के बगल में रखना ही है, तो कुंडली हिलेगा तो कुंडली क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को काटना शुरू कर देता है, जिस कारण विद्युत उत्पन्न हो जाता है। डायफ्राम के साथ कंपन करती कौन? कुंडली। इस कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली डायफ्राम हिला तो कुंडली हिला, कुंडली हिला तो कुंडली के बगल में रखा है चुंबकीय क्षेत्र के बगल, तो चुंबकीय क्षेत्र को काटना शुरू कर देता है। कौन? कुंडली ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को काटना शुरू कर देता है। इसलिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसलिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है दोनों के बीच में। इस विद्युत वाहक बल का मान ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ा दिया जाता है। दोनों के बीच में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, कुंडली है से चुंबकीय क्षेत्र को काटना शुरू करता है, दोनों के बीच में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और ट्रांसफर लगा दिया जाता है। और ट्रांसफर लगाता है कहाँ लगे? ट्रांसफर लगाता है ताकि विद्युत वाहक बल जो दोनों के बीच में उत्पन्न हो रहा है और बढ़ जाए। इस विद्युत वाहक बल का मान ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से है ना ऊंचाई ट्रांसफर जान रहे हैं ना, तो ऊपरला सब बराबर बड़ा हो जाता है, छोटा नीचला से, तो ऊंचाई ट्रांसफर कहते हैं। वही ऊंचाई ट्रांसफर की सहायता लेते हैं, उसी से बढ़ा देते हैं विद्युत वाहक बल। दोनों के बीच में जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है बढ़ा देते हैं। किस? ऊंचाई ट्रांसफर से। विद्युत वाहक बल का मान ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ा दिया जाता है। यह विद्युत ऊर्जा जब दूसरे स्थान पर पहुंचता है, विद्युत ऊर्जा दूसरे स्थान पर जाती है, तो विद्युत ऊर्जा जब दूसरे स्थान पर पहुंचता है तो लाउड स्पीकर या टेलीफोन रहता है, टेलीफोन अभिगृहित के दौरान पुनः ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न कर देता है, फिर ध्वनि ऊर्जा में आ जाता है ना। जब विद्युत ऊर्जा यहाँ से निकलता है तो दूसरे स्थान पर पहुंचता है, दूसरा स्थान पर इधर करना हुआ मालिक इधर है, दूसरा स्थान पर पहुंचता है तो लाउड स्पीकर यहाँ लगा रहता है ना, या तो फिर टेलीफोन लगा रहेगा, टेलीफोन भी लगा रह सकता है, लाउड या टेलीफोन लगा रहता है। तो पुनः ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो है यहाँ से निकला विद्युत ऊर्जा, इधर का ध्वनि, फिर हो गया कंपन किया पूरा, ये घूमता है तो दूसरा कंपन करने लगता है पूरा डायफ्राम, तो कुंडली हिलने लगता है, तो चुंबकीय क्षेत्र काट देता है, तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न, तो विद्युत ऊर्जा यहाँ से निकलता है, फिर लाउड स्पीकर हो जाता है, लाउड स्पीकर ध्वनि में बदल जाता है, फिर यह टेलीफोन ध्वनि में कन्वर्ट कर देता है। क्या कहते हैं? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि लेता है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें दो प्लेट लगा रहता है, एक प्लेट घूमता है, दूसरा घूमता है, पहला नहीं घूमता है, दोनों के बीच में कार्बन के दाने लगा रहता है। जब कोई बोलता है तो डायफ्राम हिलता है, पूरा डायफ्राम हिलता है तो कुंडली हिलता है तो चुंबकीय क्षेत्र काटता है, चुंबकीय क्षेत्र काटेगा तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा, दूसरा जगह जाता है, दूसरा जगह विद्युत ऊर्जा जाता है, यहाँ लाउड स्पीकर या टेलीफोन लगा रहता है, तो ध्वनि ऊर्जा में फिर बदलता है, ध्वनि से विद्युत ऊर्जा फिर ध्वनि ऊर्जा में आता है। यही माइक्रोफोन का काम है, ध्वनि से विद्युत ऊर्जा, यहाँ तक विद्युत ऊर्जा आता है, यहाँ के बाद ध्वनि ऊर्जा फिर आ जाता है, लाउड स्पीकर तक जाता है। तो पूछेगा लाउड स्पीकर क्या है? लाउड स्पीकर है, इधर लाउड स्पीकर लगा रहता है। जब माइक्रोफोन, पूरा माइक्रोफोन हो गया, पूरा प्रक्रिया माइक्रोफोन से जो होता है उसको, जो विद्युत ऊर्जा निकलता है माइक्रोफोन से, उसको ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर वही है चिजियाओ का, इसकी सहायता से माइक्रोफोन द्वारा प्रेषित विद्युत तरंगों को पुनः ध्वनि तरंग में परिवर्तित किया जाता है ना। देखो भी लाउड स्पीकर माइक्रोफोन से क्या हो रहा था, पूरा माइक्रोफोन है, ध्वनि से विद्युत ऊर्जा के तरंग को फिर ध्वनि तरंग में आ जा रहा था। तो लाउड स्पीकर इसके सहायता से माइक्रोफोन द्वारा प्रेषित विद्युत तरंग निकल रहा था, वो विद्युत तरंग को
पुनः क्या कर रहे थे, पुनः ध्वनि तरंग में परिवर्तित कर रहे थे। विद्युत तरंग यहाँ से निकल रहा था ना, विद्युत ऊर्जा को विद्युत तरंग यहाँ से पुनः ध्वनि तरंग में बदल रहे थे। यही है तो लाउड स्पीकर या टेलीफोन यहाँ यूज होता है, जो ध्वनि तरंग में पुनः कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि तरंग में। लाउड स्पीकर की सहायता से माइक्रोफोन द्वारा प्रेषित विद्युत तरंग को पुनः ध्वनि तरंग में परिवर्तित किया जाता है। माइक्रोफोन है तो हाँ, तो इसको तो विद्युत तरंग निकलबे करेगा, माइक्रोफोन है तो फिर इसमें से क्या निकलेगा, विद्युत तरंग। विद्युत तरंग को पुनः ध्वनि तरंग में कन्वर्ट किया जाता है। माइक्रोफोन से क्या निकलेगा, पहला निकलेगा विद्युत तरंग, फिर विद्युत तरंग से तीसरा स्थान पर ध्वनि तरंग बनेगा। इसमें कुंडली होता है, कुंडली देखे, कुंडली रहता है, कुंडली नहीं हिलता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। इसमें कुंडली होते हैं जो एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा रहता है। अभी देखें, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा रहता है कौन, कुंडली होती है। तथा शंक्वाकार कागज या धातु के बेलन से जुड़ी होती है। कुंडली रहता है और शक्तिशाली चुंबकीय रहता है, दोनों किस चीज से जुटल रहता है। अभी देखें हम लोग, शंक्वाकार कागज से या धातु के बेलन से जुड़ी होती है, जिसे डायफ्राम कहते हैं। इस शंक्वाकार या कागज से जुड़ी रहती है, कागज से या धातु से भी रह सकता है, जुड़ा रहता है, इसे बेलनाकार रूप में जुड़ा रहता है, इसी को डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम है। कुंडली और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा रहता है कुंडली, इसी को डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम जो है शंक्वाकार कागज या धातु के बेलन से जुड़ी होती है, डायफ्राम कहते हैं। जब माइक्रोफोन से प्रेषित धारा कुंडली से प्रभावित होता है, जब माइक्रोफोन से कहाँ जाता है, माइक्रोफोन से कुंडली में जाता है। कुंडली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं, कुंडली शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है तो विद्युत तरंग उत्पन्न होता है। माइक्रोफोन से प्रेषित धारा कुंडली से प्रभावित होता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करने लगता है और चुंबकीय क्षेत्र में कंपन करने लगता है, कंपन। तो डायफ्राम का आकार काफ़ी बड़ा होता है, अतः इसके कंपन से बड़े आयाम के कंपन होता है, जिससे तीव्र ध्वनि उत्पन्न होता है। अब तीव्र ध्वनि होता है तो यानी लाउड स्पीकर ध्वनि में कन्वर्ट कर दिया। पूरा डायफ्राम हिलेगा तो कुंडली हिलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र काटेगा तो ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत तरंग या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि तरंग में बदलता है। एल से लाउड स्पीकर, टी से टेलीफोन। तो इतना याद कर लीजिए, लाउड स्पीकर के सहायता से माइक्रोफोन प्रेषित विद्युत तरंग निकलता है, माइक्रोफोन से विद्युत तरंग से पुनः ध्वनि तरंग में बदलता है लाउड स्पीकर। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जाती है। विद्युत धारा है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसमें विद्युत धारा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कौन, गतिशील धातु में। तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में, कोई चालक हिला, उसमें गति उत्पन्न की जा सकती है विद्युत धारा का कारण। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रखल है, यहाँ पर चुंबक रखल है, यहाँ से यहाँ तक का हो गया चुंबकीय क्षेत्र, इसमें धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न की जा सकती है। कब, गतिशील धारा रहेगा धातु में तब। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा गया इसमें तब हो गया वो चुंबकीय क्षेत्र बनाई। एक उधर से चुंबक रखल है था और धारा गया तो दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र बना। वही कह रहा, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में, कोई चालक है, में गति उत्पन्न की जा सकती है, इसमें गति उत्पन्न की जा सकती है। कैसे, इधर चुंबकीय क्षेत्र रखा है, इसमें करंट दे दिएगा तो जाहिर से इसको ठेल देगा तो गति उत्पन्न हो गया। इस सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। यही सिद्धांत पर विद्युत मोटर काम करता है। क्या करता है, एक तो इसी पहले से चुंबक लगल रहता है और इधर तार लगा, इसमें लाइन देते हैं तो जाहिर सी बात है टेलने लगता है तो नाचने लगता है। और क्या, विद्युत मोटर के इस सिद्धांत को माइकल फैराडे ने दिया था। इसलिए माइकल फैराडे के सिद्धांत पर आधारित है
विद्युत मोटर। क्यों? माइकल फैराडे ने दिया था। इन्होंने क्या किया? माइकल फैराडे ने ही सर्वप्रथम प्रयोग द्वारा यह दिखाया था कि क्या दिखाया था कि किसी धारावाही चालक में, कोई धारावाही चालक है, चालक में चुंबक द्वारा गति उत्पन्न की जा सकती है। धारावाही चालक है, इसमें चुंबक लानेगा तो इधर भागेगा, इसको उधर ले जाए तो चुंबक भागेगा। मतलब धारावाही चालक रहेगा, धारा चलने वाला करंट वाला तार रहेगा, इसमें गति उत्पन्न कर सकते हैं चुंबक के सामने ले जाएंगे तो। माइकल फैराडे ने बताया था कि किसी धारावाही चालक में चुंबक द्वारा गति उत्पन्न की जा सकती है। धारावाही चालक में क्या करेंगे? चुंबक द्वारा इसको गति उत्पन्न कर सकते हैं। विद्युत मोटर में तार की एक कुंडली होता है, तार की कुंडली रहता है विद्युत मोटर में, जो आयताकार होती है। ये भी आयताकार है, जो ट्रांसफर में रहता है उसी तरह से विद्युत मोटर में भी रहता है, आयताकार रूप से। यह कुंडली किसी आर्मेचर पर लिपटी रहती है। जो कुंडली है आयताकार रूप से पूरा यह आर्मेचर पर लिपटा रहता है। कहा कुंडली जो लपेटे है उसको आर्मेचर पर लपटा ले सकते ना। आर्मेचर चुंबक के ध्रुव के बीच, आर्मेचर के ध्रुव के बीच धुरी पर घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र होती है। आर्मेचर जो है आर्मेचर पर लपटा रहता है, देखिएगा आर्मेचर पर लपटा रहता है, आर्मेचर पर धुरी पर घूमते रहता है, यही आर्मेचर है। इसी पर कुंडली लपटा रहता है, यहाँ दिखा रहा है ऐसा, यहाँ ऐसे। ये धुरी पर आराम से घूम सकता है आर्मेचर। धुरी पर घूमेगा आर्मेचर, आर्मेचर पर लपटा ले कुंडली मतलब तार। वही आर्मेचर चुंबक के ध्रुव के बीच, चुंबक है इसके ध्रुव के बीच, बीचे बीच आर्मेचर चुंबक के ध्रुव के बीच, यही जो आर्मेचर है चुंबक के ध्रुव के बीच धुरी पर, यही धुरी है, घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र होता है। ये आर्मेचर जो है स्वतंत्र रहता है चुंबक के ध्रुव पर। कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के विपरीत भुजा को ऊपर तथा नीचे की ओर ढकेलता है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, यही कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बगल में ये है, चुंबकीय क्षेत्र है ना। तो कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के विपरीत भुजा को ऊपर ठेलता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है ना विपरीत भुजा को ऊपर ठेलता है। ऊपर ठेलेगा तो जाहिर से पंखा नचेगा। वही कह रहा, कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर, कुंडली में जब धारा करंट देता है तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के विपरीत भुजा को, कुंडली के जो विपरीत भुजा है उसको, ये चुंबकीय क्षेत्र है कुंडली के विपरीत भुजा को, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के विपरीत भुजा को ऊपर तथा नीचे की ओर ढकेलता है। ये चुंबकीय क्षेत्र से कुंडली के विपरीत भुजा को ऊपर ठेलता है और नीचे ढकेलता है। इससे कुंडली दक्षिणावर्त घूम जाता है। इसलिए कहा था कुंडली दक्षिणावर्त घूम जाता है। लेकिन दिक् परिवर्तन ध्रुवता में कुंडली के आधे घूर्णन के बाद परिवर्तन आ जाता है। दिक् परिवर्तक होता है तो ध्रुवता में, दिक् परिवर्तन ध्रुवता में कुंडली का आधा घूर्णन के बाद परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के कारण अब भुजाएं पर लगने वाला बल उल्टा हो जाता है। इस प्रकार लगातार घूर्णन होते रहने से विद्युत मोटर गतिशील होता है। लगातार घूर्णन होते रहने से विद्युत मोटर गतिशील होता है। विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा लेगा, माने विद्युत लेगा, करंट लेगा, अब यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब यांत्रिक को विद्युत में बदलता है डायनामो, जनरेटर। लेकिन ओकर उल्टा है, डायनामो को उल्टा, जनरेटर को उल्टा विद्युत मोटर है। ये क्या करता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कौन कौन हो गया? ट्रांसफार्मर भी देखा, डायनामो एसी जनरेटर भी देखा, माइक्रोफोन देखा, माइक्रोफोन के अलावा लाउड स्पीकर देख रहे हैं। लाउड स्पीकर ये इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन विद्युत मोटर भी जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है।
विद्युत मोटर क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता जी, नहीं करता है, ठीक ना। वो सब करता ही नहीं करता, ठीक ना। विद्युत मोटर है चाहे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम विद्युत मोटर नहीं करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता मोटर। विद्युत शक्ति संयंत्र। विद्युत शक्ति संयंत्र में क्या है सुनिए। जनरेटर में लगा दिए वाला, तो जनरेटर यहाँ से घुमाता है इसको, तो विद्युत उत्पन्न करता है। एसी को डीसी में देता है। सब यही रहेगा, कहीं भी रखो सब यही रहेगा, फिक्स है ना। फ्लक्स को काटता है ये। विद्युत शक्ति संयंत्र, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विद्युत शक्ति संयंत्र। विद्युत शक्ति संयंत्र में टरबाइन द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। टरबाइन में ब्लेड पंखे लगा रहता है। ये टरबाइन यहाँ रहता है, यही टरबाइन घूमता न है, तो यहाँ कुंडी लगा है और विद्युत फ्लक्स को काटता है। चुम्बक है, बीच में चुम्बक है, तो टरबाइन द्वारा विद्युत उत्पन्न कर जाता है। टरबाइन यहाँ घूमता है तो विद्युत उत्पन्न होता है यहाँ से। टरबाइन में ब्लेड और पंखा लगा रहता है। देखो ब्लेड या पंखा लगा रहता है जिन्हें घुमाया जाता है, इसी को टरबाइन को घुमाते हैं। तो ये घूमेगा तो यह घूमेगा तो विद्युत उत्पन्न करेगा। जल विद्युत संयंत्र में टरबाइन में घुमाने के लिए बांध बनाकर रोके गए जल को टरबाइन के पंखे पर गिराते हैं, है ना। जल क्या कर रहा है, जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर बांध बना दिया जाता है और बांध बना के पानी गिरता है आधा आधा, तो पंखा घूमता है। यही टरबाइन घूमता है, तो यहाँ दो कुंडली के बीच में चुंबक रख ले, घूमता है तो विद्युत फ्लक्स जितना ज़्यादा घूमेगा उतना ही ज़्यादा विद्युत फ्लक्स काटेगा, और जितना विद्युत फ्लक्स काटेगा उतना ही करंट ज़्यादा निकलेगा। ताप विद्युत संयंत्र और परमाणु विद्युत संयंत्र दोनों में, ताप है और परमाणु विद्युत संयंत्र दोनों में, ताप वाला और परमाणु वाला विद्युत संयंत्र में, दोनों में भाप द्वारा टरबाइन को घुमाते हैं। टाइप रहे या परमाणु रहे, दोनों भाप द्वारा घुमाते हैं इस टरबाइन को। बाकी सब एक काम है, खाली घुमाओ ना, बाकी तो करंट सब एक देगा। कोई पानी से गिरा घुमाएगा, कोई ताप या परमाणु संयंत्र में भाप से घुमाएगा। इधर से भाप आएगा, पूरा भाप का तेल लगाएगा तो हना हना नचा देगा। ताप विद्युत और परमाणु विद्युत संयंत्र में भाप द्वारा टरबाइन घुमाया जाता है। वायु शक्ति संयंत्र रहेगा तो उसमें टरबाइन वायु दाब द्वारा घूमता है। वायु शक्ति में वायु इस पर टेलता है तो घूमता है, तो भी घूमता है। तो वायु शक्ति संयंत्र में वायु द्वारा टरबाइन घुमाया जाता है। ताप विद्युत संयंत्र में भाप द्वारा, ताप विद्युत संयंत्र परमाणु विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र में भाप द्वारा होता है, लेकिन वो भाप कहाँ से आता है, कोयला या प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का उपयोग करते हैं। ताप विद्युत संयंत्र में भाप पैदा कैसे होगा, कोयला और प्राकृतिक गैस जलता है तो ताप पैदा होता है, और ताप गैस निकलता है, ताप जो टरबाइन को घुमाता है गैस। एक है परमाणु विद्युत संयंत्र। परमाणु विद्युत संयंत्र में भाप उत्पन्न करते हैं, इसमें भाप द्वारा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ताप कहेगा तो कोयला और प्राकृतिक गैस जला के भाप पैदा करते हैं ताप से। और यही कहेगा परमाणु विद्युत, तो जाहिर सी बात है परमाणु विद्युत है तो परमाणु में क्या होता है, नाभिक ऊर्जा है, तो इसलिए नाभिकीय ऊर्जा को जलाते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके भाप निकालते हैं परमाणु में और पंखा घुमाते हैं भाप से। तो परमाणु विद्युत संयंत्र में भाप उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। टरबाइन के अक्ष के साथ एक कुंडली या क्रोड लगे रहते हैं। टरबाइन के साथ एक अक्ष का कुंडली या क्रोड लगा रहती है, जो टरबाइन के घूमने पर किसी अस्थायी चुंबक क्षेत्र में घूमने लगती है। यह अस्थायी चुंबक क्षेत्र है
टरबाइन घूमेगा तब कुंडली भी घूमती है, या चुंबक क्षेत्र रहता है। या चुंबक जो होता है अस्थायी चुंबक होता है जो घूमने लगता है, कुंडली भी। जो टरबाइन घूमने पर किसी किसी अस्थायी चुंबक क्षेत्र में घूमने लगता है, कुंडली, और विद्युत उत्पन्न करता है। ये घूमेगा तो विद्युत उत्पन्न करेगा, उत्पन्न करता। बस और इतना ही ध्यान में रखना नहीं यहाँ पर। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, इस पंखा को घुमाने के लिए बांध बना करके जल स्थिर करता है, वही जल का पानी इस पर गिरता है तो पंखा घूमता है, तो यहाँ घूमता है दोनों। और भाप ताप विद्युत में क्या होता है, कोयला प्राकृतिक गैस को जलाते हैं तो गैस उत्पन्न करते हैं और इसको घुमाते हैं गैस से। परमाणु संयंत्र में क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा से गैस बनाते हैं और पंखा घुमाते हैं, बस इतना ही। वायु शक्ति रहेगा तो हवा के दबाव से घूमता है, अस्थायी चुंबक रहता है इसमें। प्राथमिक स्टेशन पर जब ये घूमता है तो यहाँ से करंट निकलती है ना, तो प्राथमिक स्टेशन पर एसी विद्युत उत्पन्न होती है। एसी प्राथमिक स्टेशन मतलब कि जहाँ से ये घूमता है तो प्राथमिक स्टेशन हो गया। जहाँ जाता है वो ग्रिड स्टेशन, वहाँ करंट बढ़ा दिया जाता है। तो प्राथमिक स्टेशन, प्राथमिक शक्ति स्टेशन पर जो विद्युत उत्पन्न होती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्राथमिक शक्ति स्टेशन, यहाँ एसी धारा उत्पन्न होती है। तो प्राथमिक शक्ति स्टेशन पर जो विद्युत उत्पन्न होता है एसी में प्रत्यावर्ती धारा होती है तथा उसकी वोल्टेज 22,000 वोल्ट होता है या इससे अधिक। यहाँ जो उत्पन्न होगा उसका वोल्टेज 22,000 या 22,000 से अधिक होगा। 22,000 या 22,000 से अधिक हो सकती है वोल्टता। विद्युत धारा को उपभोक्ता तक संचरण लाइन द्वारा भेजा जाता है। यहाँ से विद्युत धारा संचरण में बांटना, लाइन के द्वारा भेज देता है, तार के द्वारा। तो विद्युत धारा का उपभोक्ताओं तक माने जनता तक संचरण लाइन के द्वारा भेजा जाता है। ग्रिड स्टेशन पर प्राय ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है। जब यहाँ निकलता है 22,000 या 22,000 से अधिक वोल्ट तो ग्रिड स्टेशन आता है। ग्रिड स्टेशन वहाँ बहुत सारा रहता है। तो ग्रिड स्टेशन पर ट्रांसफर लगल रहता है। ट्रांसफर की सहायता से 22,000 वोल्ट को 132,000 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है। सोच लीजिए कि 111 वोल्ट हजार बढ़ाता है। 22,000 वोल्ट को 132,000 वोल्ट तक बढ़ा दी जाती है। इतनी अधिक वोल्टता पर विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है। 22,000 वोल्ट उत्पन्न करता प्राथमिक शक्ति स्टेशन पर। इसको जब ग्रिड स्टेशन पर पहुंचता है, ग्रिड स्टेशन पर तो ट्रांसफर लगा रहता है। यहाँ पर 132,000 वोल्ट होता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है। इसलिए विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है। 132,000 रहेगा तो जाहिर सी बात है विद्युत ऊर्जा का क्षय कम होगा। अब बाद वाला विभिन्न स्टेशन पर यह वोल्टेज धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। फिर जहाँ जाता है उप स्टेशन पर, तो उप स्टेशन पर जाएगा तो धीरे धीरे वोल्टेज धीरे धीरे कम कर दी जाती है। जैसे हमारे गांव रघुनाथपुर का ट्रांसफर लगा वोल्टेज कम कर दी जाती है। 22,000 वोल्ट को ग्रिड स्टेशन पर ट्रांसफर से बढ़ा करते 132,000, फिर उप स्टेशन पर जाता है तब वोल्टेज धीरे धीरे कम कर दी जाती है और अंततः उपभोक्ताओं को सामान्यतः 220 वोल्ट पर उपलब्ध करते हैं। उन्हें उपभोक्ता मैंने कहा जनता को 220 वोल्ट पर उपलब्ध कर दी जाती है, इतना कम कर दी जाती है। लेकिन इसका उच्च या शीर्ष विभव 310 वोल्ट होता है। 310 वोल्ट का होता है उच्च या शीर्ष, लेकिन दिया जाता है 210 वोल्ट तक जनता के हाथ में। घरेलू विद्युत देखते हैं। घरेलू विद्युत सप्लाई, डोमेस्टिक पावर सप्लाई। डोमेस्टिक मैंने घरेलू, पावर मैंने विद्युत, सप्लाई मैंने सप्लाई। डोमेस्टिक पावर सप्लाई, घरेलू विद्युत सप्लाई। तो घर में दी जाने वाली विद्युत जो होता है, विद्युत करंट 220 वोल्ट का एसी धारा आती है। कितना आता है? 220 वोल्ट की एसी धारा आती है।